आज हम भारतीय संविधान के कह सकते हैं कि उसकी आत्मा यानी समानता के अधिकार पर गहराई से बात करने वाले हैं। हमारे पास कुछ स्रोत हैं जो अनुच्छेद 14 से 18 तक की कहानी बताते हैं और हमारा मिशन सिर्फ ये समझना नहीं है कि इन अनुच्छेदों में लिखा क्या है, बिल्कुल, बल्कि ये जानना है कि ये विचार जो सुनने में इतना सीधा लगता है असल में कितना कितना जटिल है और परतों वाला भी। तो चलिए इस पहेली को सुलझाते हैं। एक तरफ संविधान कहता है सब बराबर हैं और फिर वही संविधान कुछ लोगों को विशेष अधिकार और आरक्षण देता है। हाँ, ये तो विरोधाभास लगता है। हाँ, ये तो सुनने में एक दूसरे के बिल्कुल उल्टा लगता है। तो संविधान बनाने वाले इस विरोधाभास को कैसे देखते थे, यही आज हमारी खोज का विषय है। बहुत दिलचस्प सवाल है। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि अधिकार हैं क्या। संविधान हमें 6 मौलिक अधिकार देता है और समानता का अधिकार ये उनमें से पहला है। हाँ, अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक 5 अनुच्छेद। और यहाँ एक दिलचस्प बात यह है कि ये सारे अधिकार सबके लिए एक जैसे नहीं हैं। अच्छा। हाँ, जैसे अनुच्छेद 14 यानी कानून के सामने बराबरी, ये हर उस व्यक्ति के लिए है जो भारत की जमीन पर है, चाहे वो नागरिक हो या विदेशी। हाँ, नागरिक हो या विदेशी। लेकिन अनुच्छेद 15 और 16 जो भेदभाव और सरकारी नौकरियों से जुड़े हैं, वो सिर्फ और सिर्फ भारतीय नागरिकों के लिए हैं। ओह अच्छा, तो ये अंतर जानबूझकर रखा गया है। बिल्कुल, ये दिखाता है कि संविधान कुछ अधिकार खास तौर पर अपने लोगों के लिए सुरक्षित रखता है। तो चलिए अनुच्छेद 14 से ही शुरू करते हैं। ये इस पूरे अधिकार की नींव है। हमारे स्रोत बताते हैं कि इसमें 2 अलग अलग आइडिया है। पहला, विधि के समक्ष समता, यानी कानून के सामने सब बराबर। हाँ, ये हमने ब्रिटेन से लिया है। इसका सीधा सा मतलब है कि कानून के लिए कोई राजा या रंक नहीं है। प्रधानमंत्री हो या एक आम नागरिक, अगर कोई अपराध होता है तो कानून दोनों के लिए एक ही होगा। इसीलिए इसे एक नकारात्मक दरदाना देते हैं, है ना, क्योंकि ये राज्य को कुछ करने से रोकता है। बिल्कुल, ये राज्य की शक्ति पर एक रोक है कि तुम किसी के साथ खास बर्ताव नहीं कर सकते। और दूसरा आइडिया वो अमेरिका से आया, विधियों का समान संरक्षण। हाँ, और ये एक सकारात्मक अवधारणा है। सकारात्मक कैसे? ये कहता है कि एक जैसी सिचुएशन में फंसे लोगों के साथ एक जैसा बर्ताव करो, मतलब बराबरी वालों के साथ बराबरी का, और जो बराबरी पर नहीं है उनके साथ अलग बर्ताव करना ही असली बराबरी है। यहीं से वो क्या कहते हैं, रीजनेबल क्लासिफिकेशन का सिद्धांत आता है। एक मिनट, ये रीजनेबल क्लासिफिकेशन या तार्किक भेदभाव, इसे थोड़ा आसान भाषा में समझाएंगे? बिल्कुल, सबसे अच्छा उदाहरण इनकम टैक्स का है। अच्छा। अगर कानून सबके लिए बराबर होता तो हर कोई, चाहे वो महीने का 10,000 कमाए या 10 लाख, एक ही टैक्स देता। लेकिन ऐसा तो नहीं होता। नहीं होता, ज्यादा कमाने वालों पर ज्यादा टैक्स लगता है। ये भेदभाव है, लेकिन ये तार्किक और न्यायपूर्ण है क्योंकि दोनों की आर्थिक स्थिति बराबर नहीं है। मतलब समान लोगों के साथ समान व्यवहार और असमान लोगों के साथ असमान व्यवहार। बिल्कुल, यही है विधियों का समान संरक्षण। लेकिन यहाँ कुछ अपवाद भी तो हैं, है ना? मतलब कानून सबके लिए समान है, पर देश के राष्ट्रपति और राज्यपाल। सही पकड़ा आपने। अनुच्छेद 361 के तहत राष्ट्रपति और राज्यपाल को अपने कार्यकाल के दौरान किए गए किसी भी आधिकारिक काम के लिए अदालत में घसीटा नहीं जा सकता। उनपे कोई क्रिमिनल केस भी नहीं हो सकता। नहीं, कोई आपराधिक कार्यवाही भी शुरू नहीं हो सकती। पर ये थोड़ा अजीब नहीं लगता? हम समानता की बात कर रहे हैं और फिर कहते हैं कि देश के सबसे बड़े पद कानून के प्रति जवाबदेह नहीं होंगे। ये सवाल बहुत वाजिब है। इसके पीछे सोच ये है कि देश के सर्वोच्च पदों पर बैठे लोग बिना किसी डर या दबाव के अपने कर्तव्यों का पालन कर सकें। मतलब ताकि वो बड़े फैसले लेने से हिचकिचाएं नहीं। हाँ, अगर उन्हें हर फैसले के लिए अदालत में जवाब देना पड़े तो शायद वो जरूरी फैसले लेने से डरेंगे। इसी तरह विदेशी राजनयिकों को भी छूट मिलती है। तो ये अपवाद मनमाने नहीं है, इनके पीछे एक तार्किक कारण है। ठीक है, तो अनुच्छेद 14 ने एक मजबूत नींव रखी। बिल्कुल। लेकिन असली असमानता तो समाज में थी। हाँ, सड़कों पर, दुकानों में। सही कहा। और इसी जमीनी हकीकत से निपटने के लिए आता है अनुच्छेद 15। ये लड़ाई को एक कदम और आगे ले जाता है। बिल्कुल सही। अनुच्छेद 15(1) कहता है कि राज्य किसी भी नागरिक के साथ सिर्फ 5 आधारों पर भेदभाव नहीं करेगा: धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग और जन्मस्थान। लेकिन जो बात इसे क्रांतिकारी बनाती है वो है अनुच्छेद 15(2). वो कैसे?
क्योंकि ये सिर्फ सरकार पर नहीं बल्कि हम और आप जैसे आम नागरिकों पर भी लागू होता है। अच्छा, मतलब मुझ पर भी? हाँ बिल्कुल। ये कहता है कि कोई भी नागरिक इन 5 आधारों पर किसी दूसरे नागरिक को दुकानों, होटलों, कुओं, तालाबों या किसी भी सार्वजनिक जगह पर जाने से नहीं रोक सकता। वाह, ये तो कमाल की बात है। बहुत शक्तिशाली विचार है ये। मतलब संविधान सीधे तौर पर नागरिकों को भी जिम्मेदार ठहरा रहा है। हाँ, सोचिए आजादी से पहले ये कितनी आम बात थी कि किसी गांव में एक कुआं किसी खास जाति के लिए आरक्षित होता था। अनुच्छेद 15(2) सीधे उस प्रथा पर हमला करता है। ये सिर्फ एक कानून नहीं, एक सामाजिक क्रांति का दस्तावेज है। बिल्कुल। और यहीं पर कहानी और दिलचस्प हो जाती है। कैसे? जहां एक तरफ भेदभाव को सख्ती से मना किया है, वहीं दूसरी तरफ सकारात्मक भेदभाव यानी अफर्मेटिव एक्शन का दरवाजा भी खोला गया है। मतलब समानता लाने के लिए हमें असमान व्यवहार करना होगा। कुछ हद तक हाँ। संविधान निर्माता जानते थे कि सदियों से जो लोग पीछे छूट गए हैं, उन्हें सिर्फ ये कह देना काफी नहीं है कि आज से तुम बराबर हो। उन्हें हाथ पकड़कर आगे लाना पड़ेगा। एग्जैक्टली। इसी सोच के तहत अनुच्छेद 15 में कुछ अपवाद जोड़े गए। जैसे अनुच्छेद 15(3) कहता है कि राज्य महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष कानून बना सकता है। जैसे बच्चों के लिए मुफ्त शिक्षा। हाँ, या पंचायतों में महिलाओं के लिए आरक्षण। हाँ, ये सब इसी के तहत आते हैं। ये भेदभाव है, पर ये सकारात्मक भेदभाव है। और फिर आरक्षण की व्यवस्था भी इसी अनुच्छेद से निकलती है। बिल्कुल। असल में ये कहानी शुरू हुई पहले संविधान संशोधन से। अच्छा। हाँ, मद्रास राज्य ने जब जाति आधारित मेडिकल कॉलेज आरक्षण को रद्द किया तो सुप्रीम कोर्ट ने उसे सही ठहराया। इसके जवाब में सरकार पहला संविधान संशोधन लेकर आई और अनुच्छेद 15(4) जोड़ा गया। और इसने राज्य को सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए विशेष प्रावधान बनाने की शक्ति दी। हाँ, SC/ST के लिए। तो हम देखते हैं कि दशकों तक एक के बाद एक बदलाव के जरिए समानता के इस विचार का दायरा बढ़ता गया। पहले पिछड़े वर्गों के लिए प्रावधान बने, फिर 93वें संशोधन से अनुच्छेद 15(5) जोड़कर प्राइवेट शिक्षण संस्थानों में भी उनके दाखिले के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई। और फिर हाल ही में 2019 में 103वें संशोधन से एक और बड़ा बदलाव आया। EWS आरक्षण। हाँ, आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों का आरक्षण। ये एक बहुत बड़ा बदलाव था। कई लोगों का तर्क है कि आरक्षण का मूल आधार तो सामाजिक पिछड़ापन था, आर्थिक नहीं। तो क्या इस संशोधन ने समानता के मौलिक विचार को ही बदल दिया है? ये एक बहुत महत्वपूर्ण बहस है। इस संशोधन ने अनुच्छेद 15(6) जोड़कर आर्थिक आधार पर 10% आरक्षण का प्रावधान किया। और इसके लिए मानदंड क्या है? 8 लाख रुपए से कम सालाना पारिवारिक आय और 5 एकड़ से कम कृषि भूमि। तो इसके आलोचक और समर्थक क्या कहते हैं? आलोचकों का यही कहना है कि आरक्षण गरीबी हटाने का कार्यक्रम नहीं बल्कि सामाजिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने का एक जरिया था। वहीं समर्थकों का तर्क है कि आर्थिक पिछड़ापन भी एक बहुत बड़ी बाधा है और उसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। सही। ये दिखाता है कि पिछड़ेपन की परिभाषा समय के साथ कैसे विकसित हो रही है। चलिए, अब अनुच्छेद 16 पर आते हैं, जो सरकारी नौकरियों में अवसर की समानता की बात करता है। जी। यहाँ भेदभाव के लिए 7 आधार बताए गए हैं। अनुच्छेद 15 वाले 5 तो हैं ही। हाँ, उनके अलावा उद्भव यानी डिसेंट और निवास यानी रेजिडेंस को भी शामिल किया गया है। लेकिन यहाँ भी कुछ अपवाद है। बिल्कुल। जैसे संसद कानून बनाकर कुछ नौकरियों के लिए किसी राज्य का निवासी होने की शर्त लगा सकती है। अच्छा, और नौकरियों में आरक्षण का प्रावधान भी यहीं से आता है। अनुच्छेद 16(4) वो कहता है कि अगर राज्य को लगता है कि किसी पिछड़े वर्ग का सरकारी नौकरियों में पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है तो वह उनके लिए सीटें आरक्षित कर सकता है। और यहीं पर प्रमोशन में आरक्षण और 50% की सीमा जैसे कई जटिल सवाल भी आते हैं। बिल्कुल। अदरा साहनी केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आरक्षण सिर्फ शुरुआती नियुक्ति में होना चाहिए, प्रमोशन में नहीं, और कुल आरक्षण 50% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। सही। इस फैसले के असर को बदलने के लिए सरकार 77 संशोधन लेकर आई और अनुच्छेद 16 का 4A जोड़ा, जिसने SC/ST के लिए पदोन्नति में आरक्षण का रास्ता फिर से खोल दिया। हाँ, और फिर एक और नियम आया बैकलॉग का। अच्छा, वो बैकलॉग का नियम क्या है? वो भी एक दिलचस्प कहानी है। मान लीजिए 1 साल SC/ST के लिए 100 सीटें आरक्षित थीं, लेकिन सिर्फ 70 ही भर पाईं, तो बची हुई 30 सीटें खाली रह गई। हाँ, 81वें संशोधन से अनुच्छेद 16 का 4B जोड़ा गया, जो कहता है कि इन 30 खाली सीटों को अगले साल भरा जा सकता है और इन्हें बैकलॉग माना जाएगा।
और ये उस साल के 50% आरक्षण सीमा में नहीं गिनी जाएंगी। बिल्कुल नहीं, इन्हें एक अलग कोटे के तौर पर देखा जाएगा। इसी से जुड़ा एक और शब्द है क्रीमी लेयर। ये शब्द बहुत सुनते, इसका असल में मतलब क्या है? क्रीमी लेयर का सिद्धांत ओबीसी आरक्षण से जुड़ा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आरक्षण का उद्देश्य उन लोगों की मदद करना है जो वाकई में पिछड़े हैं। तो ओबीसी समुदाय के भीतर जो लोग या परिवार सामाजिक और आर्थिक रूप से काफी आगे बढ़ चुके हैं, जैसे बड़े सरकारी अधिकारी, डॉक्टर, या जिनकी सालाना आय एक निश्चित सीमा जो अभी 8 लाख रुपए है उससे ज्यादा है, उन्हें आरक्षण का लाभ नहीं मिलना चाहिए। उन्हें ही क्रीमी लेयर यानी मलाईदार परत कहा जाता है। सही, ताकि फायदा उन तक पहुंचे जिन्हें इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। तो अभी तक हमने देखा कि संविधान कैसे भविष्य के लिए एक समान समाज बनाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उसे अतीत की कुछ बहुत गहरी सामाजिक बुराइयों से भी निपटना था। सही कहा। और यहीं पर अनुच्छेद 17 और 18 आते हैं। अनुच्छेद 17 जो अस्पृश्यता यानी छुआछूत का अंत करता है। हाँ, और ये एक निरपेक्ष अधिकार है, इसका कोई अपवाद नहीं है। संविधान कहता है कि अस्पृश्यता को पूरी तरह से खत्म किया जाता है और इसका किसी भी रूप में पालन करना एक दंडनीय अपराध होगा। लेकिन अस्पृश्यता शब्द को संविधान में डिफाइन क्यों नहीं किया गया? ये थोड़ा अजीब नहीं लगता? और शायद इसे परिभाषित न करना ही एक सोचा समझा कदम था। अच्छा। संविधान निर्माता जानते थे कि छुआछूत की प्रथा के हजारों रूप हो सकते हैं। अगर वे कुछ प्रथाओं की एक लिस्ट बना देते तो लोग भेदभाव करने के नए तरीके निकाल लेते जो उस परिभाषा में नहीं आते। एग्जैक्टली। इसे खुला छोड़कर संविधान ने अदालतों को इसकी व्याख्या करने की शक्ति दी ताकि ये प्रथा किसी भी रूप में हो उसे गैर कानूनी ठहराया जा सके। और इसे लागू करने के लिए कड़े कानून भी बने। हाँ, जैसे 1976 का नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम। और आखिर में अनुच्छेद 18 जो उपाधियों का अंत करता है। राय बहादुर, सर, नवाब, ये सब खत्म। जी, ये उपाधियां ब्रिटिश काल की देन थी और ये जन्म या वफादारी पर आधारित थी, योग्यता पर नहीं। ये समाज में एक बनावटी ऊंच नीच पैदा करती थी। इसलिए संविधान ने इन सभी वंशानुगत उपाधियों को समाप्त कर दिया। हाँ, लेकिन डॉक्टर, प्रोफेसर या सेना के मेजर, कर्नल जैसी उपाधियां आज भी इस्तेमाल होती हैं। हाँ, क्योंकि संविधान सैन्य और अकादमिक उपाधियों की अनुमति देता है। तर्क ये है कि ये उपाधियां जन्म से नहीं मिलती, बल्कि व्यक्ति अपनी मेहनत और योग्यता से इन्हें हासिल करता है। तो ये समानता के सिद्धांत का उल्लंघन नहीं करती? बिल्कुल। और भारत रत्न, पद्म विभूषण जैसे पुरस्कारों का क्या, वो उपाधि है या नहीं? ये एक बड़ा सवाल था जो 1996 में बालाजी राघवन मामले में सुप्रीम कोर्ट के सामने आया। कोर्ट ने साफ किया कि भारत रत्न और पद्म पुरस्कार उपाधि यानी टाइटल नहीं, बल्कि अलंकरण यानी डेकोरेशन है। अच्छा, तो ये सम्मान है। हाँ, राष्ट्रीय सम्मान। लेकिन कोर्ट ने ये भी कहा कि इन पुरस्कारों को नाम के आगे या पीछे, मतलब उपसर्ग या प्रत्यय के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। कोई भारत रत्न सचिन तेंदुलकर नहीं लिख सकता? नहीं लिख सकता। तो हमने समानता के सफर को देखा। ये अनुच्छेद 14 के एक सीधे साधे नियम से शुरू होकर आरक्षण और सकारात्मक भेदभाव जैसे कितने जटिल विचार तक पहुंच जाता है। इसे अगर हम बड़े परिप्रेक्ष्य में देखें तो संविधान समानता को एक मंजिल की तरह देखता है जिसे सक्रिय रूप से हासिल करना है। इसे किसी उदाहरण से समझा सकते हैं? जरूर। मान लीजिए 3 लोग अलग अलग हाइट के हैं और एक दीवार के पार मैच देख रहे हैं। सबको एक ही साइज का बॉक्स देना इक्वालिटी यानी समानता है। सबको बराबर मिला, लेकिन सबसे छोटा वाला अब भी मैच नहीं देख पाएगा। सही कहा। अब सबको उनकी जरूरत के हिसाब से बॉक्स देना ताकि तीनों की आंखें एक लेवल पर आ जाएं। वो इक्विटी यानी समता है। बिल्कुल। हमारा संविधान इसी इक्विटी को हासिल करने की कोशिश करता है। ये सच मुझे एक शक्तिशाली विचार है। तो ये हमें एक बहुत ही गहरे सवाल पर लाके छोड़ता है। एक न्यायपूर्ण समाज बनाने के लिए समानता का असली मतलब क्या है? क्या ये सबके साथ एक जैसा व्यवहार करना है या ये सुनिश्चित करना है कि सबको एक जैसी मंजिल तक पहुंचने का मौका मिले, भले ही इसके लिए रास्ते अलग अलग क्यों ना हों? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर विचार करना जरूरी है।